हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपको अपने चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अमेरिका के चौथे प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग का बेसिक्स ये रहेगा कि किस तरह से स्टोरी को पढ़ा जाना चाहिए, लिटरेचर को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। और चूँकि ये पास्ट का इंसिडेंट है तो हम लोग पास्ट टेंस पे भी फोकस करेंगे, क्लॉजेस देखेंगे, किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इन सारी बातों पर हम लोग नज़र डालेंगे और डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जेम्स मैडिसन चौथे प्रेसिडेंट थे। 1809 से 1817 ईस्वी तक रहे। इनका जन्म हुआ 16 मार्च 1751 को। इनकी मृत्यु हुई 28 जून 1836 को। पॉलिटिकल पार्टी इनका था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। वाइस प्रेसिडेंट इनके अंडर में थे जॉर्ज क्लिंटन और एल्ब्रिज गेरी। व्हाट मेक्स जेम्स मैडिसन अ प्रोमिनेंट यूएस प्रेसिडेंट? क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है कि व्हाट मेक्स, व्हाट यहाँ पर किस रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में। और ये क्या है? वर्ब है। व्हाट मेक्स जेम्स मैडिसन अ प्रोमिनेंट यूएस प्रेसिडेंट? यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन को क्या चीजें हैं जो खास बनाती हैं? व्हाट मेक्स प्रोमिनेंट, क्या बनाती हैं खास जेम्स मैडिसन को ए प्रोमिनेंट यूएस प्रेसिडेंट? कि वो एक प्रोमिनेंट मतलब होता है क्या कि महत्वपूर्ण या एक अलग स्थान पर उनका एक विशिष्ट है, जिसको हिंदी में डबल आ जाते हैं, विशिष्ट होता है। डिस्पाइट बीइंग फ्रिक्वेंटली इल, जेम्स मैडिसन वाज ए प्रोफाउंड थिंकर एंड एन एक्सपर्ट ऑन ब्रिटिश लॉज। देखिए, डिस्पाइट है, डिस्पाइट ये प्रीपोजिशन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। डिस्पाइज बीइंग फ्रिक्वेंटली इल। अब देखिए, इल क्या है यहाँ पर? बीइंग क्या है? तो बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बीइंग फ्रिक्वेंटली इल मतलब कि हमेशा अक्सर बीमार पड़ते रहते थे, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग फ्रिक्वेंटली इल, जेम्स मैडिसन वाज ए प्रोफाउंड थिंकर। लगातार हमेशा बीमार रहने के बावजूद, डिस्पाइट का मीनिंग हुआ के बावजूद, जेम्स मैडिसन जो थे एक प्रोफाउंड मतलब होता है क्या? प्रोफाउंड माने होता है एक विशिष्ट होता है या उच्च श्रेणी का होता है, थिंकर थे। एंड एन एक्सपर्ट ऑन ब्रिटिश लॉज, और ब्रिटिश लॉज के एक्सपर्ट थे, ठीक है। एन एक्सपर्ट ऑन ब्रिटिश लॉज। आगे आते हैं। When America finally broke free from the clutches of the British, Madison, यहाँ पर कॉमा है तो पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते उसके बाद हम लोग देखेंगे। Madison knew that the new country would need a new government, ठीक है, पूरा सेंटेंस है। तो हम लोग आते हैं फिर यहाँ। When America finally broke free from the clutches of the British, when यहाँ पर क्या है? when यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। when अमेरिका जब फाइनली माने पूरी तरह से ब्रिटिश के क्लच से, माने ब्रिटिश के हाथों से मुक्त हुआ, ब्रिटिश अधीनता से मुक्त हुआ। फ्रॉम द क्लचेज ऑफ, ब्रोक फ्री मतलब क्या हुआ? आजाद हुआ। फाइनली क्या है? एडवर्ब है। क्लचेज ऑफ ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के नियंत्रण से बाहर हुआ। कब? उस समय मैडिसन कौन थे? जेम्स मैडिसन तो चौथे प्रेसिडेंट थे। न्यू क्या जानते थे? नो का पास्ट फॉर्म होता है न्यू।
न्यू दैट। अब देखिए ये दैट क्या है यहाँ पर, तो दैट कंजंक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दैट का मीनिंग निकालने लगते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी हिंदी में आप देखते हैं हूबहू उसको इंग्लिश में भी उसी तरीके से सोचे। हल्का फुल्का आपको इंग्लिश लिटरेचर की तरह ही सोचना होगा कि इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हर चीज़ का हम लोग मीनिंग नहीं खोजते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या अप्रोच होना चाहिए। तो मेडिसन न्यू दैट द न्यू कंट्री, मेडिसन जानते थे, कंजंक्शन है तो इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो द न्यू कंट्री वुड नीड अ न्यू गवर्नमेंट, जानते थे कि नया कंट्री को एक नया गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ही सजेस्टेड, ही किसके लिए आया है, तो मेडिसन के लिए आया है। ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, तो फिर देखिए दैट यहाँ आया है, तो दैट क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब जैसे आपसे पूछता है कि सजेस्ट करो, तो क्या सजेस्ट करो, तो उसके बाद एक आप अपना स्टेटमेंट दीजिएगा। तो उसी तरीके से तो जब स्टेटमेंट दे रहा है तो दैट से उस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अमेरिका नीडेड अ रिटन प्लान सो दैट, फिर देखिए ये सो दैट भी क्या है, कंजंक्शन है। ऑल ऑफ इट्स पीपुल वुड नो द लॉ। ठीक है, देखिए उन्होंने सजेस्ट किया कि अमेरिका को जरूरत थी एक रिटन प्लान की, ताकि, सो दैट का मीनिंग क्या हुआ, ताकि। अब इसका ये होता है जो कंजंक्शन है वो रीजन आउट करता है कि प्लान क्यों जरूरी है, ताकि ऑल ऑफ इट्स पीपुल, इट किसके लिए आ रहा है, अमेरिका के लिए आ रहा है, इसके सारे नागरिक या सारे लोग जो है वुड नो द लॉ, लॉ को जाने। वुड क्या होता है, वुड का दो मीनिंग होता है, एक फ्यूचर के संभावनाओं को बताने के लिए कि ये चीज होना, इसके लिए या इस चीज को होने के लिए, तो हम लोग वहां पर वुड का प्रयोग करते हैं। विल का पास्ट भी वुड होता है। He also influenced the planning and authorization of the nation. उन्होंने प्रभावित किया क्या, He also influenced the planning and authorization of the nation. जो प्लानिंग था और ऑथोराइजेशन जो था, किस तरह से देश चलेगा, क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह का अथॉरिटी आना चाहिए, किसका, नेशन का, एट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन 1787। कहाँ पर प्रभावित किया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हो रहा था 1787 में, तो इन चीज़ों पर अपनी राय व्यक्त किए, तो इन्फ्लुएंस किए। इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, अपनी राय को रख कर। तो ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्लानिंग एंड ऑथोराइजेशन ऑफ द नेशन एट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन 1787। अब देखिए आगे आते हैं। Madison also collaborated with Alexander Hamilton and John Jay in the publication of the Federalist Papers। देखिए मेडिसन जो है, कोलाबोरेट मतलब क्या होता है, साथ काम करना। कोलाबोरेट के साथ क्या आता है, विद कंजंक्शन, प्रीपोजिशन आता है। तो किसके साथ कोलाबोरेट किए चूंकि ये पास्ट है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के साथ और जॉन जे के साथ। किसमें किए, कोलाबोरेट विथ समबडी, तो विथ आया। अब इसके बाद किस चीज में किए, तो इन द पब्लिकेशन ऑफ फेडरलिस्ट पेपर्स। तो फेडरलिस्ट पेपर्स का जब पब्लिकेशन हो रहा था, इसमें इन दोनों के साथ वो काम किए। अब फेडरलिस्ट पेपर्स क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। द फेडरलिस्ट पेपर्स वर अ सीरीज ऑफ 85 एसेज published between 1787 and 1788 about the proposed constitution of the United States। अब फेडरलिस्ट पेपर्स के बारे में बता रहा है कि द फेडरलिस्ट पेपर्स क्या थे, वर अ सीरीज ऑफ 85 एसेज। एक सीरीज मतलब क्या होता है, एक क्रम था, 85 एसेज जो हुआ था, 85 वो जो लेख था, 85 लेख जो था वो छपा था 1787 से 1788 के बीच में, उसी का एक सीरीज था। मतलब सीरीज मैंने क्या होता है, बहुत सारे चीजों का एक संग्रह हो गया, तो उसको सीरीज बोला जाता है। तो उसी का एक सीरीज था जिसको फेडरलिस्ट पेपर बोला जाता था। 85 एसेज पब्लिश बिटवीन इतना से इतना ईस्वी के बीच में भी पब्लिश हुआ था, यही क्या था, सीरीज था। अब वो पब्लिश हुआ था तो किस चीज के बारे में था, तो अबाउट द प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
और वो जो 85 एसे जो था पब्लिश हुआ था वो था जो प्रोपोज मतलब होता है कि जिसको प्रस्तावित जो संविधान है यूनाइटेड स्टेट्स का उसके बारे में था। अबाउट क्या है यहाँ पर, अबाउट है आपको प्रीपोजिशन। इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नेचर ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब इट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है तो किसके बारे में टॉक्ड किया है, फिर देखिए V2 आया है, क्योंकि सारी घटनाएं V2 की हैं तो पास्ट का आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। नेचर ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स, किस तरह का रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स होगा, किस तरह का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में भी ये जिक्र किया अबाउट द नेचर। नीडलेस टू से, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमा है। मेडिसन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। मेडिसन को रिगार्ड मतलब क्या होता है, माना जाता था, सम्मानित किया जाता था। एज मतलब क्या होता है, यहाँ पर एज क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग फादर्स में से एक के रूप में उनको माना जाता है, सम्मानित किया जाता है। जेम्स मेडिसन वेंट ऑन टू बिकम द, जेम्स मेडिसन वेंट ऑन, जेम्स मेडिसन आगे चलकर अब क्या बने, टू बिकम द 4th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, चौथा राष्ट्रपति बने कंट्री के, यूएसए के, फ्रॉम 1809 से 1817 तक 2 टर्म रहे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके शासनकाल के दरमियान, कॉमा, ड्यूरिंग क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। द यूएस वॉच कॉट इन द वार बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। अब क्या हुआ कि यूएस कॉट हो गया, मतलब कि पड़ गया वॉर में, और वॉर किसके किसके बीच में था, फ्रांस और ब्रिटेन के वॉर के बीच में पकड़ा गया, कौन, तो यूएस। व्हेन अमेरिका शिप्स बिगेन टू बी अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश अटैक्स, अब देखो व्हेन यहाँ फिर क्या है, कंजंक्शन है, और ये जब व्हेन अमेरिका शिप्स बिगेन टू बी अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश अटैक्स, ये क्या है, तो इसको अगर क्लॉज के टर्म में आप देखिएगा तो इसको एडवर्ब क्लॉज बोला जाता है। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि क्लॉज अलग से, आपको अभी एक आइडिया दे रहे हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएगा कि क्लॉज क्या है, क्लॉज से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो अभी आप लोग हिंदी देख रहे हैं तो हिंदी देखते हैं कि किस तरह से करना है। व्हेन अमेरिकन शिप्स बिगेन टू बी अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश अटैक्स, कॉमा, मेडिसन डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू फाइट बैक। अब देखिए व्हेन क्या होता है, टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। अमेरिकन शिप्स बिगेन, अमेरिकन शिप्स को जब अफेक्ट किया जाने लगा, टू बी है, टू बी प्लस भीतरी आता है, तो ये अफेक्ट प्रभावित किया जाने लगा, शुरू होने लगा, किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश अटैक्स। जब अमेरिकन शिप्स प्रभावित होना चालू हुए ब्रिटिश शिप्स के द्वारा, तो मेडिसन डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू फाइट बैक। तो मेडिसन ने डिसाइड किया, और डिसाइड के बाद ये क्या आता है, फिर क्या है, ये कंजंक्शन है, फिर दैट इट वाज टाइम, यही समय था फाइट बैक करने का, कि मतलब जवाब देने का, ठीक है। तो देखिए मेडिसन ने डिसाइड कब किया, जब अमेरिकन शिप्स अफेक्टेड होने लगे तब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, डिसाइड को मॉडिफाई कर रहा है। डिसाइड कब किया, तो उस एक्शन के दौरान जब वो अफेक्टेड होने लगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज, चूंकि ये वर्ब को प्रभावित कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आगे आते हैं, दिस किक स्टार्टेड। अब दिस मतलब क्या है, ये एक्शन जो था, जो फाइट बैक होने लगा, तो दिस किक स्टार्ट मतलब होता है शुरुआत कर दिया। व्हाट वी नो एज, दिस किक स्टार्टेड, इसने शुरू कर दिया। व्हाट वी नो, जिसको हम लोग जानते हैं, एज फिर आया है क्या, यहाँ पर पोजीशन के रूप में, इसका मतलब होता है के रूप में। दिस किक स्टार्टेड एज द वार ऑफ 1812, इसने शुरू कर दिया, और जिसको हम लोग एक मॉडिफाई कर रहा है कि व्हाट वी नो, जिसको हम लोग जानते हैं। व्हाट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, जिसको हम लोग जानते हैं, के रूप में, एज का मतलब के रूप में, द वॉर ऑफ 1812, 1812 का लड़ाई। द वार दैट लास्टेड फॉर 2 years, द वॉर है, दैट यहाँ पर क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट किसके लिए आया, तो वॉर के लिए, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है। दैट लास्टेड,
जो युद्ध था वो लास्ट किया, मतलब वो चला फॉर 2 years। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक क्लॉज है जिसको रिलेटिव क्लॉज आप बोल सकते हैं। द वॉर वॉज वाइडली रिगार्डेड एज ए विक्ट्री फॉर अमेरिका। तो ये चला, दीवार के बारे में एक एडिशनल जानकारी दिया गया जिसको आप बोल सकते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में भी ये चल सकता है, क्योंकि वॉर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वॉर चला कितने दिन तक। तो दी दैट लास्टेड फॉर 2 years। द वॉर वाज वाइडली रिगार्डेड एज ए विक्ट्री, और वार्ड को रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है कि ये विक्ट्री था अमेरिका के लिए, इस वॉर में अमेरिका विजयी बना था। बाय द टाइम मेडिसन लेफ्ट ऑफिस एंड वेंट बैक टू हिज वर्जीनिया फार्म, उस समय तक, बाय द टाइम मेडिसन लेफ्ट ऑफिस एंड वेंट बैक टू हिज वर्जीनिया फार्म, ही हैड बिकम अ बिलवेड एंड पॉपुलर प्रेसिडेंट। कह रहा है इसमें कि मेडिसन जब तक छोड़ते, ऑफिस छोड़ते, एंड वेंट बैक टू हिज वर्जीनिया फार्म, गए, उस समय तक जब वो छोड़ के गए, ऑफिस छोड़े मतलब कि प्रेसिडेंट से हटे और अपने घर, मतलब कि वर्जीनिया जहाँ उनका घर था वहाँ फार्म गए, ही हैड बिकम अ बिलवेड एंड पॉपुलर प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ से जो सेंटेंस है हैड बिकम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मोर पास्ट है। मोर पास्ट करने का मतलब क्या, कि ये जो घटना है ये वाला यहाँ से, बाय द टाइम मेडिसन लेफ्ट ऑफिस एंड वेंट बैक टू हिज वर्जीनिया फार्म, इस घटना के होने के पहले ये चीज़ हो चुका था। मतलब कि जब तक वो ऑफिस से बाहर आते और अपने घर लौटते, उसके पहले वो फेमस हो चुके थे और लोगों के बीच लोकप्रिय या प्यारा हो चुके थे या पॉपुलर हो चुके थे या लोग उनको पसंद करने लगे थे। तो ही हैड, तो हैड जो है, जो ये सिंपल पास्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट मतलब होता है वो घटना पहले हो चुकी थी, इसका मतलब वो बिलोवेड हो चुके थे, मतलब कि प्यारे सबके थे, सब लोग उनको स्नेह करते थे, प्यार करते थे, और वो पॉपुलर भी थे जब तक वो ऑफिस छोड़ते। तो यही था आज का हम लोग का ये स्टोरी था जेम्स मेडिसन के बारे में। और आगे जितने भी यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन तक, हम लोग सबको एक एक देखेंगे। इससे आपको 2 फायदा होगा। स्टोरी से आप लोगों को किस तरीके से टेंसेस प्रैक्टिकल रूप में यूज होता है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेंटेंसेस जुड़ता कैसे, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस क्या जुड़ने का नियम है, तो हम लोग इस पर एक लिटरेचर पर ही प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।